बहुत लिमिटेड पावर है। वो लिमिटेड पावर है कि 5 साल में आप एक बार वोट दे सकते हो, वो भी ईवीएम मशीन को दे सकते हो, और वो भी फॉरेन मीडिया के इन्फ्लुएंस में दे सकते हो। तो फॉरेन मीडिया के इन्फ्लुएंस में दिया हुआ वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इतने दूर से आके यहाँ जमा नहीं है, सबको पता है। तो बेसिकली ईवीएम में वन लाइन स्टैंड ये है कि ईवीएम जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ईवीएम रद्द होकर डायरेक्ट होकर वापस आना चाहिए। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ही जरी खत्म है। दूसरा, उसके बाद में हमारी पावर कैसे बढ़ेगी, तो पावर बढ़ाने के लिए कुछ लॉज हमने बनाए हुए और वो लॉज परमानेंट पावर हमको देंगे। जैसे वोटिंग एक हमारा पावर है, क्योंकि हमने वोट दिया और जिसको ज़्यादा वोट मिला वो पावर में रहेगा। ये हमारे पास परमानेंट संवैधानिक ताकत। हाँ। अब दूसरा जो है हमारे पास में और पावर हमारी बढ़नी चाहिए, उसमें ये आता है कि राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल को आपने यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा सुना हो। तो ये राइट टू रिकॉल का रफ आइडिया हमारे पास ये है कि जिनको हम चुनते हैं उनको हम कुर्सी से उतार सकते हैं। तो बेसिकली ये यूएस वगैरह में चलता है और एक लेवल तक चलता है और उस लेवल के ऊपर वो नहीं जाता। तो यूएस में क्या चलता है वो बताने का शायद अभी टाइम नहीं है। तो हमने अपने तरफ से पूरे लॉज डिज़ाइन किए हैं, पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। और वो प्रोसीजर में आप कर क्या सकते हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप क्या कर सकते हो। मतलब नगर सेवक हो गए, फिर उसके बाद में जिला पंचायत प्रमुख जिसको बोलते हैं, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ऑल मिनिस्टर्स एक्सेप्ट टू मिनिस्टर एट स्टेट लेवल, दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, इसको छोड़ के सीधा चीफ मिनिस्टर। फिर सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो 6 मिनिस्ट्रीज को छोड़कर विच वी कैन कॉल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको छोड़ के सीधा प्राइम मिनिस्टर। ये सारे इस वोट वापसी पे रहे। वोट वापसी मतलब क्या है कि इनको हम कभी भी इनकी कुर्सी बदली कर सकते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर हमने बनाया है। और ये बनाया मतलब प्रोसीजर बनाया है, मतलब ये हमारे ग्रुप ने बनाया है ऐसा। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसका पूरा लॉज बनाया है। अब लॉज बनाने की ज़रूरत क्या है ये पहले इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि राइट टू रिकॉल कोई भी बोल देगा और बहुत लोग बोल रहे हैं, पर वो राइट टू रिकॉल के नाम पर वो लेके क्या आएंगे बोल नहीं सकते। मतलब जैसे अभी सर मैं सुन रहा था कि वैक्सीन और दवाई के नाम पे क्या बेच रहे पता नहीं, पॉइजन दिख रहा है। तो बेसिकली नाम सुन के कोई चीज़ डिसाइड नहीं की जा सकती, उसके अंदर क्या है वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वो चीज़ का जो डर है वो चीज़ को अभी से ख़त्म कर दिया कि हमने पूरे प्रोसीजर लिख दिए। अब वो प्रोसीजर जो है यूएस के प्रोसीजर से या दूसरे देशों में जो प्रोसीजर है उन प्रोसीजर से फार सुपीरियर प्रोसीजर है और वेरी फ्रेंडली टू सिटीजन्स। और ये पावर्स जो है ना वो पावर हमारे हाथ में देते हैं। और पावर देने के बाद में जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को वो खड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब लॉकडाउन लगा दिया, वैक्सीनेशन करके कंपलसरी कर दिया, क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या हो रहा है वो सब आपको मालूम। क्या सब कर लिया हूँ, वो तो कर लिया एक्चुअली, वो कर लिया, वो क्यों कर लिया, क्या कर लिया, वो सब डिस्कस करके मतलब नहीं। अब ये इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हमारे हाथ में पावर आनी चाहिए और ये पावर कैसे लेके आना। तो ये वोट वापसी पासबुक हमको ये पावर देगी कि हम जिसको चुनते हैं उनकी हम कुर्सी कभी भी बदली कर सकते। तो एक इसका जो मैंने रेंज है वो आपको बता दिया। अब मोस्ट डेवलप कंट्री वर्ल्ड की बोलते हैं कि भाई अमेरिका है, महाशक्ति है, तो वहाँ पर भी ये लॉस जो है वो 25% नहीं है। अपनी जो रेंज है और अपना जो प्रोसीजर है वो उनसे 75% कम से कम सुपीरियर है। और ये सिर्फ इसके लिए हम लोगों ने इसके अलावा 26 लॉज और प्रपोज किए। फिर कोर्ट सिस्टम सुधारने के लिए ज्यूरी कोर्ट का कानून है जिसमें हम पब्लिक जज के साथ में बैठ के पूरा केस सुनेंगे। और जैसे अभी ये वाले केसेस चल रहे हैं वैक्सीन के केस, तो भाई बुला लो जिसको इसके पे डाउट है, जो बोलता है वैक्सीन के अंदर कुछ नहीं है, आप कोर्ट में आइए सर। और कोर्ट में आके यहाँ पर ज्यूरी बैठी होगी, पब्लिक आप में हम में से कोई भी जो रहेगा वो बैठेगा और वो बैठ के उसमें से 75% लोग मिल के अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, इतने लोग को वैक्सीन दिया, सब देखो इतने अच्छे से घूम रहे हैं और हमको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, तो अब सिंपल एक ही इसका इलाज है, इनका नार्को टेस्ट कर लो। और नार्को टेस्ट दूरदर्शन पे लाइव जाने और इनको नार्को टेस्ट में क्या पूछना है वो हम अपने वकीलों को लिख के देंगे, हमारे सामने हम उनको बोलेंगे भाई पूछो, डॉक्टर्स को दे देंगे जो नार्को टेस्ट लेंगे इन कोर्ट। तो नार्को टेस्ट इन पब्लिक उसका एक बहुत ही सुपीरियर पार्ट होगा जिससे हम लोग कोई भी सच कहीं से भी कहीं पर भी निकाल सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो नार्को टेस्ट इन पब्लिक आपको किसी भी हेल्थ मिनिस्टर का करना है, किसी डॉक्टर का करना है, किसी फार्मा इंडस्ट्री के हेड का करना है। ये किसी भी चीज़ का झूठ निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे आप उनको कहेंगे कि हम इंजेक्शन लेके खड़े हैं, आ जाओ कोर्ट में, वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब जब ये कानून हमारे पास आ जाएगा
ये कानून आने के बाद अगर हम उनको कहते हैं कि हाँ आप कोर्ट में आ जाइए, तो वो कोर्ट में नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के यूएस या यूके भाग जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो इंजेक्शन मारेंगे, वो ये सिर्फ नहीं पूछने वाले कि आपका यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मतलब इस केस रेलिवेंट में आप यहाँ पे जिसमें आए उसको छोड़कर वो सब आपका इतिहास पिछले 40 साल का निकाल लेंगे कि आपने कब कब किसको क्या क्या कैसे कैसे ड्राइव किया था वगैरह वगैरह, सारा इन्फॉर्मेशन वो निकालेंगे। ये एक डर क्रिएट करने की ज़रूरत है, कानूनी डर, जिसकी पावर हमारे हाथ में है। तो ये मैंने आपको सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर बताया जीडी कोड का। अब उसका पूरा 44 सेक्शंस है, 44 45 उसके सेक्शंस है, उसको पूरा सुनना समझना पड़ेगा, जितना आप लोग टाइम देंगे उतना नहीं। तो मैं आपको मोटे मोटे सारे लॉज के इसको कह रहे हैं कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक लॉ इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी रद्द करके आएगा व्यापारियों के लिए। तो जीएसटी को रद्द करना चाहिए, फॉरेन टैक्स WTO ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, तो ये जीएसटी रद्द करके एम्प्टी लैंड टैक्स आना चाहिए, रिक्त भूमि पर। अब ये एम्प्टी लैंड टैक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, जीएसटी क्यों प्रॉब्लम है, ये आप लोग सबको पता है, मतलब उसके डिटेल में जाकर प्रॉब्लम जाके कोई मतलब नहीं है। पर एम्प्टी लैंड टैक्स किस तरह फायदे का है वो हमको समझिए। एम्प्टी, आपके पास प्रॉपर्टी है, खाली पड़ी है, तो खाली प्रॉपर्टी अक्सर लोगों के पास तभी होती है जब वो गलत पैसे से आते हैं। तो आपके पास खाली ज़मीन पड़ी है, खाली दुकान पड़ा है, खाली मकान है, खाली गोदाम है, क्यों पड़ा है? या तो इसको किराए पे दे दो, या तो खुद यूज़ करो, या तो बेच दो। तो ज़्यादातर केसेस पे ये लोग जिनके पास में ब्लैक मनी से ये सारी चीज़ें जमा होती है, वो इसका ताला भी खोलना नहीं चाहते, वैसे रहने दो, जब कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे या देखेंगे क्या करेंगे। तो जीएसटी जो है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको इसलिए चाहिए कि हमको देश चलाना है, हमको टैक्स चाहिए। बोले ठीक है, आपको टैक्स चाहिए तो आप एक आदमी जो 10,000 रुपया कमाता है और उसमें 1,000 का राशन, 1-2 हज़ार का राशन अपने घर पे लेके आता है, 3,000 का किराया बढ़ता है, ऐसे आदमी से भी आप जो है वो जीएसटी ले रहे हैं। और फिर एक आदमी जो 50,000 का राशन लेके आता है, वो भी 10,000 तक जीएसटी बढ़ता है। ऐसे आदमी से अगर आप जीएसटी वसूल सकते हो, तो अब यहाँ पर अंधेरी में एक गोदरेज की प्रॉपर्टी है, गोदरेज की खाली ज़मीन पड़ी है गोदरेज की, और इनको अंग्रेजों ने दी है और तब से लेके अभी तक वो खाली पड़ी है। विक्रोली का 3,000 एकड़ का पट्टा है। तो 3,000 एकड़ 13 करोड़ स्क्वायर फीट जगह, मुंबई जैसी जगह पे 13 लाख करोड़, मुंबई जैसी सिटी में खाली 13 लाख करोड़ स्क्वायर फीट। हाँ, तो 13 करोड़ स्क्वायर फीट। अरे, और वो कम से कम थ्रो अवे प्राइस की उसकी वैल्यू है 3 लाख करोड़ की, 3 से 4 लाख करोड़। मतलब थ्रो अवे, अगर उसको कल बेचना है तो 3 लाख 4 लाख करोड़ उसको थ्रो अवे प्राइस में मिल जाएंगे। वो पूरी खाली पड़ी है। उस पर हमारा प्रपोजल है कि 1% टैक्स लगा, तो 1% मार्केट वैल्यू से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 1% जब मार्केट वैल्यू से टैक्स लगेगा, या तो उसको किराए पे देनी पड़ेगी या तो बेचनी पड़ेगी। ऐसे केस में मुंबई के प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे, और जो छोटे व्यापारी है जो किराए पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी दुकान मकान ले पाएंगे। क्योंकि फिर क्या होगा कि जो बिल्डर्स के अंडर में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे भाई हम कभी ज़िंदगी में बिल्डर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है, बिल्डर ही वो अरेंज कर पाता है, हम उनके नीचे कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करके 1100-1200 में खुश है। उसको कल को ये पता चलेगा नहीं, अब तो ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कानून, और इसके साथ में एक और हमारा प्रपोज लॉ ड्राफ्ट है, सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा। तो सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा और रिक्त भूमि कर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगेगा, और सरकारी ज़मीन किराया बंटवारा लगेगा गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी भी खाली ज़मीन पड़ी है उनको किराए पे देनी पड़ेगी। जब वो किराए पे देंगे वो और रिक्त भूमि कर, ये लगने के बाद हमारा ये कैलकुलेशन है कि मुंबई जैसे शहरों में, महानगरों में ज़मीन जो है 70 से 80% उसका रेट गिर जाएगा, 80% गिर जाएगा। मैं आपको एक और आंकड़े से इस चीज़ को प्रूव करता हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। 20% ऑफ हैबिचुअल लैंड ऑफ मुंबई, 20% ऑफ हैबिचुअल लोग, नो नॉट हैबिचुएटेड, विच कैन बी हैबिचुएटेड, जहाँ पर पब्लिक आके रह सकती है, वो खाली पड़ी है, वो 5 लोगों के पास, और वो सिर्फ 5 लोगों के पास, 5 ट्रस्ट, वो गोदरेज ट्रस्ट, खोत ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बैराम जी भाई, खोत का पास मलाड में 500-600 एकड़ है। मैं उसका वो लिंक भेजूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो बैराम जी भाई का भी नाम होगा। उनका भी है। हाँ, वो लिस्ट लंबी है एक्चुअली, उसके डिटेल में जाएंगे तो टाइम जाएगा, फिर वो एक डिस्कशन शुरू कर देता है, जिस डिस्कशन में जाके कंसेप्ट पीछे छूट जाएगा। और वी हैव 30 लॉस टू एक्सप्लेन, अगर आप लोग जितना टाइम देंगे। और फिर इसके लाने का तरीका, एक कैंपेन मेथड, एक ऐसा कैंपेन मेथड है जिससे हम ये कानून ला सकें, वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो एम्प्टी लैंड टैक्स है, ये इन सब के ऊपर जब लगेगा
तो ये बिल्कुल जो आपको ऐसा मतलब अचंभा हो रहा है कि 80% से 70% से लैंड की कीमत मुंबई में कम हो जाएगी, मुंबई में कम हो जाएगी। सबब्स में जाओगे 60%, उसके नीचे जाओगे तो 50%, गांव में जाओगे 50% से कीमत घटेगी। फिर ब्लैक मनी से बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, इन लोगों से बहुत सारी ज़मीन लेके रखी हुई है जिसका वो कोई यूज़ नहीं करते। तो ये जब लॉ आएगा तो ये लॉ से ज़मीन की कीमत घटेगी, और एक बार ज़मीन की कीमत घटती है तो बहुत सारे बिजनेस डेवलप हो सकते हैं, और वो बिजनेस से आया हुआ इनकम टैक्स प्लस उसके बाद में जितनी भी खाली ज़मीन वगैरह है उस पर अगर एंटी लैंड टैक्स लगता है तो 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू से कलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट को आज जो 18 लाख करोड़ जीएसटी मिल रही है उससे ज़्यादा मिलेगा, और गवर्नमेंट भी खुश रहेगी। पर उनको जो पावरफुल लोग हैं उनसे वो चीज़ लेनी नहीं है, तो उन लोगों छोटे व्यापारियों को मारना है, छोटे बिजनेस को ख़त्म करना है, ये उनका टारगेट है। न्यू चालू नहीं होने देना। तो उसके लिए ये रिक्त भूमिकर, अपने को रिक्त भूमिकर है, ये शॉर्ट में है, ये भी उसमें लिखा हुआ है थोड़े में, इसको आप समझ सकते हो। और फिर ये जो वोट वापसी है, ये वोट वापसी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका परमानेंट सोल्यूशन है। मतलब आपको किसी न किसी मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, जो ये मास वैक्सीनेशन हो रहा है, ज़बरदस्ती फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है, इस फोर्स वैक्सीनेशन को ऑर्डर करने वाले सीएम है, पीएम है, मिनिस्टर्स। सीएम पीएम मिनिस्टर्स वो उनको पता है कि हमारी कुर्सी जा नहीं सकती, अब उनकी कुर्सी बदली करने का पावर अगर हमारे पास रहेगा तो वो ये काम करने का हिम्मत नहीं करेंगे। अब 50 तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें और एक भी सोल्यूशन नहीं डिस्कस करें तो जैसे इतने दिन से होता है वो होता रहेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं, पर ये सब कैसे होगा? हाँ, सवाल ये है ये इसकी शुरुआत इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इम्प्लीमेंट करने के ये लिए लॉस कैसे बनेंगे और ये लॉस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉस गैजेट में प्रिंट करने के लिए, ये लॉस पास करने के इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मास मूवमेंट चलाना पड़ेगा। अब मास मूवमेंट जो है वो मास मूवमेंट भी कुछ ऐसा डिज़ाइंड होना चाहिए कि जिससे रिजल्ट आए। तो अभी हम अलग तरह के मूवमेंट पे अलग अलग तरह के मूवमेंट्स में हैं, और मूवमेंट जो है वो हम किसी एनजीओ के अंडर में, किसी कमेटी के अंदर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, किसी पार्टी के अंडर में करते हैं। अब ये जो सारे होते हैं ना, ये सारे कामयाब क्यों नहीं होते? इसका बेसिक रीज़न ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, किसी के हाथ में है। इसमें सबसे पहले कोई भी मूवमेंट में ये होता है कि हमको मूवमेंट से चाहिए क्या, तो जो डिमांड है वो उस मूवमेंट के हेड डिसाइड करते हैं। तो मूवमेंट की कमेटी या मूवमेंट का जो पार्टी का नेता होगा, एनजीओ का हेड होगा, ये वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब ये उसके हाथ में, फिर मूवमेंट कहाँ चलाना है, उसके लिए कहाँ आना है, वो भी वो डिसाइड करता है। फिर कितने बजे मूवमेंट करना है ये भी वो डिसाइड करता है। तो ये सारी अथॉरिटी रहने की वजह से जो कार्यकर्ता और कॉमन पब्लिक है वो वहाँ पर पहुँच के उस आंदोलन को आगे ले जा पाएगी कि नहीं ले जा पाएगी, और कब तक ले जा पाएगी, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब मैं इनसे कहूँ कि आप कल्याण आ जाओ, आप मुझसे कहो कि रोज़ आप बोरीवली कांदीवली आ जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमको एक ऐसा आंदोलन डिज़ाइन करना पड़ेगा जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज मतलब जिसका कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथ में है। दूसरा क्या होता है कि ये जो आंदोलन होते हैं, इस आंदोलन के जो हेड होते हैं, कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनजीओ होता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये पब्लिक को, ये एक्टिविस्ट को लेके आने वाले यही लोग हैं, तो क्यों ना हम इन सब पब्लिक को साइड करें और इनके साथ में डील करें। तो जब गवर्नमेंट को ये पता होता है इनको ये लेके आ रहा है तो इनके साथ में डील कर लो, बात खत्म कर लो। अब ये जो है ना, ये भी एक सेंट्रलाइज्ड आंदोलन का फीचर है। तो सेंट्रलाइज आंदोलन आज़ादी की लड़ाई से होते आए हैं, उसमें अगर लीडर अच्छा होता है, एनजीओ अच्छा होता है, पार्टी अच्छी होती है तो रिजल्ट आ सकता है। पर अगर वो लोग करप्ट हैं या करप्ट हो गए टाइम के साथ तो वो आंदोलन जो है वो फेल हो जाए। तो आंदोलन ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जिसमें मैं और सिस्टम, इसके बीच में कोई नहीं है। यानी कि आंदोलन अगर करना है तो मैं सीधे करूँगा सिस्टम के साथ में, और वो इतना सिंपल होना चाहिए कि मुझे उसमें टाइम, पैसा, एनर्जी और पुलिस परमिशन, ये कुछ नहीं लगना चाहिए। बेसिकली एक आंदोलन करने का हम लोग अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए देते हैं, किसी पार्टी को, किसी एनजीओ को, क्योंकि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाई कहाँ करना है, किसी ग्राउंड में करना है तो ग्राउंड का परमिशन ले लो, फिर पुलिस परमिशन लगेगा, ये आप कर लो, खर्चा करना है उसके लिए चंदा जमा करना है। ये सब मजबूरी की वजह से एक कॉमन आदमी जो है वो आंदोलन करने के बारे में नहीं सोच सकता है, कॉमन एक्टिविस्ट नहीं सोच सकता। तो एक स्पेशली डिज़ाइन ये आंदोलन हमने बनाया है जिस आंदोलन में ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी और वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर हम लोग आकर इसके बारे में बता रहे हैं
तो बताने के बाद अगर हम लोग भी चाहें कि आप इस आंदोलन से बैकआउट कर जाओ तो आप नहीं कर सकते। मतलब हम कितना भी आपको बोलें कि नहीं करना, तो इसका मेथड ऐसा है कि आप ये आंदोलन को लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो बनाया है जिसने आंदोलन, वो भी इसको नहीं रोक सकता, मतलब जिसने इसको इंजीनियर किया है। अब इसमें करना क्या है, एक आंदोलन दिखता कैसा है, एक आंदोलन ऐसा दिखता है कि जिसमें बहुत सारी पब्लिक एक कॉमन डिमांड लेकर देश भर में अलग अलग जगह पर खड़ी है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने आंदोलन का डेट और टाइम फिक्स कर दिया, और एक बार फिक्स किया उसको कभी चेंज नहीं करेंगे। तो डेट और टाइम क्या है, 5 तारीख है, 5 तारीख को 5 बजे हम लोग उसको बोलते हैं नेशनल सिटीजन ड्यूटी डे या नागरिक कर्तव्य दिवस। तो उस दिन क्या कर सकते हैं आप, उस दिन को 5 तारीख को शाम को 5 बजे ही पॉसिबल, या 5 तारीख को कभी भी आप लोग जितने भी लोकल एक्टिविस्ट हैं जो आपस में मिल सकते हैं, या आपके आसपास के जो सिटीजन्स हैं उनको लेकर पास के पोस्ट बॉक्स में जा सकते हैं। पास के पोस्ट बॉक्स पे गए, पोस्ट बॉक्स लाल डब्बा, देखिए ऑफिस मिल गया तो ठीक है, बट पोस्ट बॉक्स से भी काम हो जाएगा। अब पोस्ट बॉक्स में आप यहाँ जमा हुए, मैं कल्याण में जमा हुआ, ये उल्लासनगर में जमा हुए, ये अंधेरी में जमा हुए। अब इसमें हमारा टाइम, एनर्जी, पैसा, पुलिस परमिशन कुछ नहीं लगेगा। हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। हम अपना ऑर्डर सीएम और पीएम को भेजेंगे, नो फोर्स वैक्सीनेशन, ठीक है। हम लोग उसके बाद में लॉकडाउन एंड लॉकडाउन टोटली, या फिर अगर आप ये कानून पढ़ते हैं, समझते हैं और आपको लगता है कि ये सोल्यूशन है, इसके सारे प्रोसीजर ऐसे हैं कि इसमें मैंने क्वेश्चन और आंसर करके मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ, तो मुझे ये कानून आने चाहिए। तो 5 तारीख को 5 बजे, ये आपकी कोई भी लोकल डिमांड है, तो वहाँ पर आप वहाँ पे खड़ा होकर सीएम और पीएम को ऑर्डर भेजेंगे। अब ये पब्लिक को कैसे मालूम करे, तो आपका जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, फेसबुक पर आप लाइव जा सकते हैं, या एक छोटा वीडियो बना सकते हैं, या फोटो खींच कर डाल सकते हैं, वो फेसबुक पे चला जाए। तो एक आंदोलन हुआ जिसमें आपको टाइम, पैसा, एनर्जी कुछ नहीं लगा, कोई एनजीओ नहीं लगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हेड नहीं लगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं लगा, आपका मैसेज सीएम और पीएम तक आपका ऑर्डर पहुंच गया। अब वो जाएगा इसका, हाँ वो जाएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उनका एड्रेस पे। वो उनके उस पर हम एड्रेस डालेंगे, अपना वोटर आईडी डालेंगे, उसका डिज़ाइन मैं आपको बताता हूँ। कि पोस्ट जो है, पोस्ट कार्ड वो एक गवर्नमेंट ये है रिकॉर्ड। 50 पैसे का जो पोस्ट कार्ड आता ये है मेरे बैंक में एक्चुअली पोस्ट